हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है, मतलब वो पाथवे या वो प्रोसेस जो कि सभी के अंदर होती है, मतलब इंसानों के अंदर भी होती है और जानवरों के अंदर भी होती है। मतलब ये सभी लिविंग सेल्स के अंदर ये पाथवे होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल पाथवे। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस वर्ड जो है वो आया है ग्रीक वर्ड से ग्लाइकोस, जो कि है ग्लूकोस, और ग्लूकोस मतलब शुगर, और लाइसिस मतलब डिसोल्यूशन। तो शुगर को मिलाने की प्रोसेस या शुगर को डिसॉल्व करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है ग्रीक में? ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस के साथ एक इंपॉर्टेंट, ये अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में तो काफ़ी समय से इसके ऊपर बात की जा रही थी, बट 1940 में, जी हाँ 1940 में ये कंप्लीट साइकिल पता किया गया। मतलब जो ये साइकिल कंप्लीट हुआ वो हुआ था 1940 में। इससे पहले भी इस साइकिल के ऊपर काम किया जा रहा था, प्रोसेस के बारे में पता लगाया जा रहा था, बट कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट प्रोसेस जो हुई, कंप्लीट हुई, वो कब हुई? 1940 में। मतलब कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस 1940 में कंप्लीट हुई है, जिसका पता लगाया गया। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस को ईएम पाथवे भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इमडेन और मेयरहोफ, जी हाँ इमडिन और मेयरहोफ, ये दो ऐसे बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस यानी जो ये पाथवे है इसके बारे में बहुत ज़्यादा काम किया और इससे जुड़ी हुई काफ़ी जानकारियों का पता लगाया। इसीलिए इनके सम्मान में ग्लाइकोलाइसिस को ईएम पाथवे भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन पूछे तो आपको ये बोलना है कि ऐसा रिएक्शंस की सीक्वेंस है। अगर इसको प्रोसेस ना कहते हुए आप ये बोलें कि इसके अंदर रिएक्शंस की सीक्वेंस होती है, जिसके अंदर हम ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एटीपी का भी सिंथेसिस होता है। तो शॉर्ट में आप ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन इस तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ी हुई उन इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में जो कि आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट ये है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स होती है उन सभी सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होती है, और साथ ही साथ इसमें जो एंजाइम का यूज होता है या जो एंजाइम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमारी सेल्स के साइटोसोमल फ्रैक्शन के अंदर मौजूद होता है। जी हाँ, साइटोसोमल फ्रैक्शन के अंदर मौजूद होता है वो एंजाइम जो कि हमारी बॉडी या हर सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस को करवाता है या उसको मॉनिटर करता है या सुपरवाइज करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कि मैंने बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। साथ ही साथ ग्लाइकोलाइसिस अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी वो होगी, और अगर ऑक्सीजन जहां पर प्रेजेंट नहीं होती है वहां पर भी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। और मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टेट और पायरुवेट होता है। यहां पर लैक्टेट तब बनता है अगर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं है, जिसे हम एनारोबिक कंडीशन कहते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना होने पर जो प्रोडक्ट बनता है इट इज कॉल्ड लैक्टेट, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जिसे हम एरोबिक कंडीशन कहते हैं, वहां पर एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट। जी हाँ, लैक्टेट कब बनेगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, और पायरुवेट कब बनेगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पायरुवेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और H2O में बाद में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये एटीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, खासकर वहां पर जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता है। जी हाँ, हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सबसे ज्यादा एटीपी को सिंथेसाइज करता है। या हमारी सेल्स में जो एनर्जी का स्रोत होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट वो सेल्स जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है वहां पर एटीपी की जरूरत जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पूरी की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल है कॉर्निया, लेंस और इरिथ्रोसाइट्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हमारे दिमाग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो हमारा दिमाग होता है उसको एनर्जी के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और ये ग्लूकोज जो है वो उसको ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा मिलता है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, या ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे होता है ये, और ये बेसिकली रिएक्शंस का सीक्वेंस है जिसको पाथवे बोला गया है। तो इस रिएक्शंस के बीच में या इस पाथवे के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ये सारे इंटरमीडिएट्स बॉडी के अंदर होने वाले दूसरे पाथवेज से जाके भी जुड़ते हैं और उनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जितने भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दूसरे पाथवे से जुड़ते हैं, तो वहां पर ये उन पाथवेज के थ्रू हमारी बॉडीज के अंदर अमीनो एसिड्स और फैट्स को बनाते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी कि अगर ग्लाइकोलाइसिस को रिवर्स कर दिया जाए, जी हाँ देखिए बेसिकली तो रिवर्स होना मुश्किल है, बट अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि इरिवर्सिबल होती हैं, रिवर्स नहीं होती हैं, बट उनको इंटरमीडिएट प्रोसेस के थ्रू अगर रिवर्स किया जाए, उन रिएक्शंस के थ्रू ना होते हुए किसी इंटरमीडिएट रिएक्शंस के थ्रू अगर उन प्रोसेस को या उन रिएक्शंस को रिवर्स कर दिया जाए,
तो वापस पायरुवेट और लैक्टेट से वापस क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से हम क्या बना रहे हैं, पायरुवेट और लैक्टेट। अगर इस रिएक्शन को वापस से रिवर्स कर दिया जाएगा तो पायरुवेट और लैक्टेट से वापस से ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकता है। देखिए, एक और इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये आपसे वाई के थ्रू भी पूछा जा सकता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो एनारोबिक रिएक्शंस होती है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बताइए। तो साइड में मैं आपको दिखा भी रहा हूं और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूं कि ग्लूकोज प्लस 2 एडीपी और 2 पायरुवेट जो है, ये तीनों चीजें आपस में मिलकर क्या सिंथेसाइज करती हैं, 2 लैक्टेट और 2 एटीपी। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से आप ग्लाइकोलाइसिस की एनारोबिक रिएक्शंस को समराइज कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में समझा सकते हैं। तो देखिए, यहां पर हमने डिस्कस किया ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, और इससे जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां भी मैंने आपको बताई, और ये जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था अगर आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी आपको काफ़ी काम आएगी, खासकर जब आप जीपेट देने के लिए जाएंगे या आप जब वाई देंगे प्रैक्टिकल के अंदर, तो ये जानकारी आपको काफ़ी काम आएगी। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को कैसे याद करना है। जी हाँ, तो मैं अब आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको कैसे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को याद करना है, क्योंकि आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल फिर एग्जाम में लिखना भी है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और सीधा हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्लाइकोलाइसिस को कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, जिससे कि आप इजी वे में उसको एग्जाम में लिख पाए और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल पाए। तो चलिए, यहाँ पर हमारा एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है और अब मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगा कि हमको इसको कैसे याद करना है, जिससे कि हम बहुत ही इजी वे में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल याद कर सकें और एग्जाम में लिख सकें। ठीक होगी बात? तो यहाँ पर आपको जो एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल दिख रहा है, तो यहाँ पर टोटल जो आपको कंपोनेंट दिख रहे होंगे 9, बट यहाँ पर 12 कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आपको 9 दिख रहे हैं और बाकी के 3 जो है वो अलग डायग्राम के अंदर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट टोटल यहाँ पर 12 डाई जो है वो कंपोनेंट यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। ठीक होगी बात? तो आपको सबसे पहले जब आप साइकिल याद करना स्टार्ट करें तो आपको 12 कंपोनेंट के नाम जो है वो याद करने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी याद नहीं करना है आपको, आपको सबसे पहले इन 12 कंपोनेंट के नाम याद कर लेने हैं, और इन 12 कंपोनेंट से ही सारे मिलते जुलते इनके एंजाइम्स हैं जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो उसको फिर आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका आधा काम हो गया। अगर आप स्ट्रक्चर भी अगर नहीं बना पाते हैं और अगर आप केवल कंपोनेंट के नाम और उनमें जो उनके जो एंजाइम्स हैं जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपको उनके नाम भी याद हो जाते हैं तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स जो होंगे वो मिल जाएंगे। बट अगर आप स्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स के नाम याद कर लेने हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 और फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो ये इजी हो जाएगा, 2 ग्लूकोज के और 2 फ्रक्टोज के। फिर हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बाद बन रहा है हमारा ग्लिसरेल्डी हाई 3 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद बन रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फो इनाइल पायरुवेट। ठीक होगी बात? तो यहाँ पर भी इजी है याद करना, आपको ग्लिसरेट याद कर लेना है, ग्लिसरेल्डी हाई 3 फॉस्फेट के बाद आपको फॉस्फो 3 20 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। ठीक है, और फिर देखिए फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा और सीधा आपको फिर पायरुवेट पे आ जाना है। तो यहाँ पर पायरुवेट बन रहा है। क्लियर है? मतलब सारे नाम जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर 2 ग्लूकोज है और 2 फ्रक्टोज के हैं, फिर यहाँ पर ग्लिसरेल्डिहाई बन रहा है, फिर सीधा ग्लिसरेट के 3 कंपोनेंट बन रहे हैं और फिर पायरुवेट आ रहा है। तो नौवा आपका पायरुवेट, और फिर पायरुवेट के बाद बन रहा है पायरुवेट, पायरुवेट इनोल, पायरुवेट कीटो और फिर लैक्टेट बन रहा है। मतलब पायरुवेट के भी 3 कंपोनेंट बन रहे हैं और फिर आखिरी में क्या बन रहा है, लैक्टेट बन रहा है। तो काफी इजी है, तो काफी इजी है इनके कंपोनेंट के नाम याद करने हो, क्योंकि सारे कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, 2 ग्लूकोज, 2 फ्रक्टोज, ग्लिसरेल्डिहाई, देन फिर 3 ग्लिसरेट के बन रहे हैं, 3 पायरुवेट के बन रहे हैं और एंड में लैक्टेट बन रहा है। अगर आप ऐसे भी इसको याद कर लेंगे, 2 ग्लूकोज है, 2 फ्रक्टोज है, ग्लिसरेल्डिहाइड देखें आप तो 1 2 3 4, 4 जो है वो ग्लिसरेल्डिहाइड से रिलेटेड है जो कि ग्लिसरेट ही है, और 3 पायरुवेट है और 1 लैक्टेट है। ऐसे आपको इसको याद कर लेना है। अब अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उनको देख लेते हैं। तो देखिए, एंजाइम देखते हैं हम। तो ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो वहां यूज हो रहा है हेक्सोकाइनेस, या आप बोल सकते हैं ग्लूकोकाइनेस। तो ग्लूकोज से इजी हो जाएगा आपको याद रखना,
ग्लूकोकाइनेस, तो आप ये याद रख सकते हैं ग्लूकोकाइनेस पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। तो फ्रक्टोज फॉस्फेट बन रहा है, इसलिए फोस्फो हेक्सो हेक्सोस आइसोमर्स इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, फॉस्फेट बन रहा है तो उससे आप याद रख सकते हैं फोस्फो हेक्सोस आइसोमर बन रहा है। ठीक है, देन फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो इसमें क्या आ रहा है फोस्फो फ्रक्टोकाइनेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट भी है और फ्रक्टोज भी है, इसीलिए फोस्फो फ्रक्टोकाइनेस, ऐसे आपको इसका नाम याद रखना है। अगला हम चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ है एल्डोलेस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, तो इसी नाम का इसका एंजाइम यूज हो रहा है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर हम चले 1,3 बीस फोस्फोग्लिसरेट। तो देखिए फोस्फोग्लिसरेट काइनेस, सेम नाम से मिलता जुलता है। ठीक है, सीधा हम यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ 2 फोस्फोग्लिसरेट से जो फोस्फोफिनोल पाइरुवेट बना रहा है वो बना रहा है इनोलेस। और फिर यहाँ पर फोस्फोफिनोल पाइरुवेट से जो पाइरुवेट बना रहा है इट इज कॉल्ड पाइरुवेट काइनेस। तो पाइरुवेट से ही मिलता जुलता नाम है, बस आपको काइनेस लगाना है। तो यहाँ देखिए हम, तो पाइरुवेट इनोल से पाइरुवेट कीटो बन रहा है तो स्पॉन्टेनियस, वो पाइरुवेट से लेक्टेट बन रहा है तो लेक्टेट ट्रीहाइड्रोजनेस यूज हो रहा है, मतलब वही लेक्टेट से रिलेटेड नाम है। तो अगर आप इसके जितने भी इंजाइम्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो सभी के सभी इंजाइम जो हैं वो बनने वाले कंपोनेंट से ही रिलेट करते हैं, उन्हीं से ज्यादातर मिलते जुलते नाम हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप इन 12 कंपोनेंट के नाम याद रख लीजिए, और उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरेट, पाइरुवेट और लैक्टेट, किन किन कितने कितने कंपोनेंट बन रहे हैं, टोटल इनका जोड़ आना चाहिए 12 कंपोनेंट। और अगर आपको इन कंपोनेंट के एक बार नाम याद हो गए तो इसी से आपको इनके एंजाइम भी याद कर लेना है कि इनमें कौन कौन से एंजाइम्स है, क्योंकि कंपोनेंट से ही मिलते जुलते इन एंजाइम्स के नाम है, तो आप ये भी बहुत इजी वे में याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका 80% काम हो चुका है, आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का 80% साइकिल जो है वो याद हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहे हैं तो आप इन कंपोनेंट्स के नाम लिख सकते हैं, एंजाइम के नाम लिख सकते हैं, तो भी आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर इजिली मिल जाएंगे। और अगर आपको 10 में से 10 नंबर चाहिए तो आपको स्ट्रक्चर भी बनाने होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको स्ट्रक्चर कैसे याद रखने हैं और आपको एग्जाम में लिखना है। तो देखिए अब हमको इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। तो इसको स्ट्रक्चर को अगर आपको याद रखने हैं सभी के स्ट्रक्चर, तो इसको भी हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर याद करना है ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज से ही ये तीन जो चार स्ट्रक्चर बन रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक, ये चारों के चारों स्ट्रक्चर ग्लूकोज से ही रिलेट करते हैं। तो अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो ये चारों स्ट्रक्चर आपको बहुत ही इजी वे में याद हो जाएंगे। और दूसरा आपको याद रखना है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, 8 स्ट्रक्चर जो बाकी के बन रहे हैं वो भी आपको काफी इजी वे में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेते हैं हम ग्लूकोज का, तो यहाँ पर आपको एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमको याद हो गया। देखिए याद कैसे करना है, पहले आप यहाँ पर कार्बन याद कर लीजिए कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6, यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, आखिरी में CH2OH और बाकी में HOH HOH और ये बीच में ऑक्सीजन जा रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रख लेना है ग्लूकोज का। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर अगला जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब 6वें नंबर पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है। तो OH की जगह जो हाइड्रोजन है उसको हटा के हमने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया, इसलिए ये हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद स्ट्रक्चर बना है फ्रक्टोज का, तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में काफी सिमिलरिटी है। देखिए ऊपर जो है यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, CH2OH लग रहा है। ठीक है, यहाँ था पहले CH2OH में क्या हुआ है, C है, H2 है और O के बाद OH जुड़ गया है यहाँ पर। ठीक है, और इस कार्बन से जो है वो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब CH2OH हो गया और सेम है। क्लियर हो गया आपको? इस तरीके से आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद रख लेना है। और 6 फॉस्फेट ये भी है तो 6वें नंबर पे फॉस्फेट यहाँ भी जुड़ा हुआ है। ठीक हो गई बात? तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बस इतना डिफरेंस है कि ऊपर यहाँ पर फ्रक्टोज में CH2OH आ जाता है और ऑक्सीजन फिर नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ जाएं तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का मतलब ये है कि 6वें नंबर पे भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और पहले नंबर पे भी फॉस्फेट जुड़ा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ गया। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करना है, तो आपको अपने आप ही इन 4 स्ट्रक्चर बहुत ही इजी वे में याद हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला हम चलते हैं यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, OH, हाइड्रोजन, CH2O और फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट क्यों है, क्योंकि तीसरे नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर अब यहाँ आ जाइए, तो ये क्या है 1,3
20 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसका मतलब है कि पहली और तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो एक तीसरी पोजीशन तो पहले से ही थी, पहली पोजीशन पे भी आपको यहाँ पर फॉस्फेट जोड़ देना है और हाइड्रोजन हटा देना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखें 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब वापस तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट रहेगा और ऊपर से फॉस्फेट हटा देना है और वापस वही 2 ऑक्सीजन एज इट इज लग जाएंगे। बस आपको यहाँ से बस फॉस्फेट हटाना है और स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। नेक्स्ट आए आप 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब फॉस्फेट जो है वो दूसरी पोजीशन पे चला गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया है और यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ गया है और नीचे हाइड्रोजन आ गया है, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। फोस्फोफिनोल पायरुवेट, अब ये स्ट्रक्चर देखिए, तो पायरुवेट का स्ट्रक्चर आ गया है। इसमें देखिए सी डबल सी, 2 ऑक्सीजन सेम है, सी ऑक्सीजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन हट गया है और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, बाकी सेम स्ट्रक्चर। देखिए तो फोस्फोफिनोल पायरुवेट सेम स्ट्रक्चर है, बट आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटा देना है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हाँ, यहाँ से आपको हाइड्रोजन भी हटाना है और OH भी हटाना है। ठीक होगी बात। अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं जो पायरुवेट का ही है। तो देखिए पायरुवेट के स्ट्रक्चर में आपको सेम यही रखना है, पायरुवेट इनोल है ये, सेम डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये OH आ गया है। कीटो के अंदर देखिए तो ये हाइड्रोजन जो है वो उठ के इधर आ गया है और यहाँ डबल बॉन्ड दोनों तरफ लग गया है। ठीक है, तो पायरुवेट का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गया पहला वाला, तो तीनों के तीनों आपको बनाना है, बस आपको यहाँ पर बॉन्ड का ध्यान रखना है और हाइड्रोजन का ध्यान रखना है, इनोल में और कीटो में। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा और फिर कीटो के अंदर हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा CH2 से और दोनों तरफ डबल बॉन्ड लग जाएगा और उसके बाद बनेगा लैक्टेट। तो लैक्टेट में सेम ऊपर का स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर देखिए तो नीचे CH3 रहेगा और यहाँ पर क्या होगा OH और यहाँ पर H जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में। यहाँ पर ऊपर भी ऊपर और नीचे दोनों जगह स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा L लैक्टेट। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो मैं आपको बस ये बोलूंगा कि इस डायग्राम को, ये जो इसका पूरे स्ट्रक्चर से टोटल 12 कंपोनेंट बन रहे हैं, बट उसके अंदर आपको बस ये याद रखना है कि आपको स्टार्टिंग में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लेना है, तो आपको स्टार्टिंग के 4 स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे और फिर आपको ग्लिसरेट के स्ट्रक्चर याद रख लेने हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे, बाकी के जो 8 स्ट्रक्चर हैं। एक बार आपको इनकी लिख के प्रैक्टिस करनी है और एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे इनको बिना देखे, तो आप बहुत इजी वे में याद कर लेंगे। क्योंकि अगर आप बस छोटा मोटा फेरबदल है और आपको याद हो जाना है, फिर भी अगर आपको याद नहीं हो पा रहे हैं एग्जाम में, अगर टाइम नहीं है आपको प्रैक्टिस करने का, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ग्लूकोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद कर लेना है और उन्हीं में आगे पीछे थोड़ा सा फेरबदल करके आपको सारे स्ट्रक्चर जो है वो बना देने हैं। कई बार जो कॉपी चेक करते हैं वो लोग स्ट्रक्चर को चेक ना करते हुए केवल नाम चेक करते हैं कंपोनेंट्स के और आपके एंजाइम्स के, दैट्स इट। ये ट्रिक है, बट कोशिश करें जैसा मैंने आपको बताया है वैसे अगर आप स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करेंगे, याद करेंगे, तो आप बहुत ही इजी वे में स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे और एग्जाम में लिख भी देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बट एक इंपॉर्टेंट जानकारी और कि अभी भी ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ी हुई और भी जानकारियां हैं जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताई है, बट ये आपको पता भी होनी चाहिए और काफ़ी एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ें पूछी भी गई हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस और कैंसर का क्या रिलेशन है। जी हाँ, ग्लाइकोलाइसिस और कैंसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। साथ ही साथ क्रेब ट्री इफेक्ट और पाश्चर इफेक्ट क्या होता है। जी हाँ, क्रेब ट्री इफेक्ट और पाश्चर इफेक्ट क्या होता है, ये तीनों चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड है। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, तो आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं और ये सारी जानकारी आप ले भी सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।